कक्षा 11 नामा के मूल तत्व कक्षा 11 नामा के मूल तत्व भाग 2 लेसन नंबर 3 प्रावधान और अनामत ये चैप्टर संपूर्ण आने वाला है। उसमें पहले प्रस्तावना देखते हैं कि धंधाकीय व्यवहार हिसाबी बही में लिखते समय और वार्षिक हिसाब तैयार करते समय अनेक हिसाबी मान्यताओं, सिद्धांतों, प्रणालिकाओं का पालन करना पड़ता है। ये हिसाबी मान्यताएं, सिद्धांत, प्रणालिकाओं में पेढ़ी का सातत्य यह आधारभूत मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार ऐसा अनुमान किया जाता है कि पेढ़ी का अस्तित्व लंबे समय तक चालू रहेगा और नजदीक के भविष्य में पेढ़ी का विसर्जन नहीं होगा या धंधे के व्यवहारों में बड़े प्रमाण में कमी नहीं की जाएगी। धंधा के पेढ़ी का अस्तित्व टिकाए रखने के लिए पेढ़ी की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रति वर्ष लाभ में से कुछ रकम अलग बांट कर अनामत खाते ले जाई जाती है, जिसे भविष्य में पेढ़ी विपरीत संजोगों के सामने टिक सके और विकास कर सके। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता के सिद्धांत का भी हिसाबों में अमल किया जाता है। दूरदर्शिता के सिद्धांत के अनुसार भविष्य में होने वाले खर्च या संभावित नुकसान के सामने पहले से ही धंधा की आय में से कुछ आय अलग रखकर प्रावधान खाते ले जाई जाती है। अनामत आधारित धंधा की दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढ़ता से वृद्धि करता है और आकस्मिकताओं के सामने धंधे को रक्षण प्रदान करता है। यानी कि अपने धंधा के अंदर जो भी अपने हिसाब प्रणालिका के अनुसार लिखते हैं और अपने समय धंधा की पेढ़ी का अस्तित्व लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए अपने नजीक के भविष्य में उसका विसर्जन नहीं करना है। तो इसके लिए जब धंधे में लाभ होता है तो पूरा लाभ बांटने के बदले अमुक लाभ अनामत खाते ले जाते हैं। और जब धंधा में कोई परिस्थिति, भविष्य में कोई परिस्थिति विपरीत हो जाए, लाभ कम हुआ हो, तो उस लाभ का अपने उपयोग कर सके और धंधे का विकास कर सके। इसलिए अपने प्रावधान और अनामत विस्तृत उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रावधान का अर्थ, लक्षण और महत्व। प्रावधान का अर्थ है कि प्रावधान अर्थात भविष्य को पहचान सके, परंतु जिसकी रकम निश्चित तरह से तय न कर सके, ऐसी संभावित जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए लाभ में से अलग रखी गई रकम। એટલે प्रावधान क्या है कि अपने भविष्य को पहचानना है, जिसकी रकम अपने निश्चित तरह से तय नहीं कर सकते हैं, और ऐसी जो संभावित जिम्मेदारी है अदा करने के लिए लाभ में से जो अलग रकम रखी जाती है उसे अपने प्रावधान कहते हैं। प्रावधान ये दायित्व से अलग है। दायित्व की रकम चुकाना तय है और निश्चित है, जबकि प्रावधान कि जिसकी रकम निश्चित तरह से तय न की जा सके, ऐसे संभावित खर्च, नुकसान या जिम्मेदारी अदा करने के लिए लाभ में से अलग रखी गई रकम है। अपने कोई दायित्व हो तो निश्चित होता है कि इस समय चुकाना है, पर लेकिन प्रावधान में रकम निश्चित तरह से तय नहीं कर सकते। संभावित नुकसान कितना होगा और खर्च कितना होगा कि जिम्मेदारी अदा करने के लिए अपने लाभ में से पहले से ही रकम अलग रख देते हैं। तो उसकी हिसाबी प्रविष्टि क्या करेंगे? तो हिसाबी प्रविष्टि के अंदर अपने जो रोज नाम जमा था ऐसी प्रविष्टि कोष्टक तो बनाने का, तारीख, विवरण, खापू, उधार रकम और जमा रकम। क्या करने का? लाभ हानि खाता उधार, डूबत ऋण अनामत खाते का, घिसाई के प्रावधान खाते का, कर के प्रावधान खाते का। अब प्रावधान के लक्षण। प्रावधान का पहला लक्षण है कि प्रावधान या लाभ या आय में से निश्चित उद्देश्य के लिए अलग रखी गई रकम है। એટલે प्रावधान लाभ में से कि अपने आय में से अमुक निश्चित उद्देश्य के लिए अलग रखी जाती है। दूसरा कि प्रावधान या जिसकी रकम निश्चित तरह से तय न कर सके, ऐसे संभावित खर्च, नुकसान या दायित्व अदा करने के लिए लाभ में से अलग रखी गई रकम है। और तीसरा कि प्रावधान लाभ हानि खाते में से निकाली जाती है। ये तीन उसके लक्षण हैं। अब प्रावधान का महत्व क्या है कि प्रावधान संबंधित वर्ष की संभावित खर्च, नुकसान, जिम्मेदारी के लिए उपस्थित किया जाता है कि संभावित वर्ष की उपज में से ही निकाली जाती है, जिसे धंधे का सही लाभ हानि जाना जा सके। यानी जो प्रावधान है तो जो वर्ष के अंदर
कितना नुकसान होगा, खर्च होगा, जिम्मेदारी अदा करना, उपस्थित करना। तो एक वर्ष की मतलब वर्ष की उपज ली जाएगी, उसमें से अपने कितनी रकम निकालते हैं, जो लाभ हानि खाते में से जो लाभ हो उसमें से रकम निकालते हैं, तो उसे प्रावधान कहते हैं। वर्ष दौरान होने वाले व्यवहारों की असर धंधे के भविष्य के आर्थिक दिखावे पर पड़े, जिसके लिए प्रावधान जरूरी है। तीसरा कि भविष्य की निश्चित जिम्मेदारी को अमुक वर्षों के दौरान प्रावधान करके समान भाग में बांट सके। कि भविष्य की जो जिम्मेदारी है तो अमुक वर्षों के दौरान जो प्रावधान करके समान भाग में बांटी जाएगी, कि जिसके कारण समान भाग में वर्षों के अंदर जो जिम्मेदारी अपने चुका सके। प्रावधान करने से पेढ़ी के सातत्य का अनुमान, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शी सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। भविष्य में संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी के लिए प्रावधान न किया जाए तो भविष्य में धंधे की पूंजी का ह्रास हो जाने का जोखिम उपस्थित होता है, जो प्रावधान के द्वारा रोका जा सकता है। कि संपत्ति के मूल्य जो है उसमें कमी हो जाए, तो प्रावधान न किया गया हो तो भविष्य में धंधे की पूंजी जो है कम हो जाएगी, तो उसके लिए जोखिम उपस्थित होता है, इसलिए प्रावधान के द्वारा उसको रोका जा सकता है। अस्थायी संपत्तियों का उपयोगी आयुष्य पूरा होने पर नई संपत्तियां खरीदने के लिए भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाले फंड के लिए संपत्ति के उपयोग के वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लाभ में से प्रावधान करके अमुक रकम अलग रखने से नई संपत्ति की खरीदी के समय आवश्यक फंड की व्यवस्था करने में सरलता रहती है। यानी कोई भी स्थायी संपत्ति जैसे जैसे उसका उपयोगी आयुष्य है, जैसे जैसे उपयोग करेंगे उसका आयुष्य घटता जाएगा। नवी नवी संपत्तियाँ खरीदनी पड़ेगी। नई संपत्ति खरीदने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पहले से अपने अमुक रकम प्रावधान खाते रखेंगे तो खरीदी करने में सरलता रहती है। अब अनामत किसे कहते हैं? अनामत महत्व और लक्षण। अनामत अर्थात भविष्य में धंधे की सुदृढ़ता बढ़ाने या आकस्मिक नुकसान या जिम्मेदारी का सामना करने के लिए लाभ में से अलग रखी गई रकम को अनामत कहते हैं। कि भविष्य में धंधे की सुदृढ़ता, आकस्मिक नुकसान या जिम्मेदारी का सामना करने के लिए अपने क्या करना पड़ता है, लाभ में से अलग रकम रखते हैं, जो अनामत कहते हैं। अनामत लाभ का एकत्रित हुए लाभ का वितरण है, जो लाभ हानि वितरण खाते से उपस्थित किया जाता है। अनामत एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए कि धंधे की सुदृढ़ता के लिए ही हो सकता है, जैसे कि सामान्य अनामत, डिविडेंड, समतुला फंड, कार्य का अकस्मात मुआवजा फंड, डिविडर वापसी विधि, विनियोग बुद्धि कमी अनामत, पूंजी वापसी अनामत इत्यादि। और उसके लक्षण क्या है कि अनामत यह धंधा की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए, विकास के लिए, क्या आकस्मिक आवश्यकताओं को सामना करने के लिए उपस्थित किया जाता है। और यह अनामत कहाँ से उपस्थित करते हैं, तो यह अनामत लाभ हानि वितरण खाते में से अपने उपस्थित करते हैं। और कई अनामत कानूनन उपस्थित करना भी आवश्यक होता है। उसका महत्व कि धंधे के विस्तरण के लिए आवश्यक फंड धंधे के लाभ में से ही मिल जाता है, इसलिए धंधे के विकास विस्तरण के लिए बाहर से रकम लेने की या मालिक को अतिरिक्त पूंजी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने पहले से अनामत फंड खाते रकम ले जाते, इसलिए धंधे के जब भी विकास करना हो, विस्तरण करना हो, तो किसी के पास से बाहर से उधार रकम नहीं लानी पड़ती है और मालिक को अपनी निजी अतिरिक्त संपत्ति पूंजी भी लानी नहीं पड़ती है। दूसरा कि लाभ में से प्रति वर्ष कुछ रकम अनामत खाते ले जाने से धंधे की वित्तीय सुदृढ़ता में वृद्धि होती है, मौद्रिक सुदृढ़ता बढ़ती है। तीसरा है कि धंधे में पर्याप्त अनामत हो तो अनिश्चितता, आकस्मिक खर्च या नुकसान का सामना अपने कर सकते हैं। जो पर्याप्त मात्रा में अपने अनामत रखा हो तो ही अपने जो भी आकस्मिक खर्च आता है कि नुकसान हो तो उसका अपने सामना कर सकता है। 4 नंबर का है कि दीर्घकालीन जिम्मेदारियों को चुकाने के लिए अनामत का उपयोग कर सकते हैं। और 5 नंबर का है कि अनामत का उपयोग करके कंपनी दर वर्ष डिविडेंड की समतुला बनाए रख सकती है, यानी डिविडेंड प्रति वर्ष एक समान रूप से दे सकते हैं। कई कानूनी आवश्यकता का पालन करने के लिए अनामत उपस्थित किया जाता है। अब अनामत के प्रकार है। अनामत के प्रकार
अनामत के दो प्रकार, राजस्व अनामत और पूंजी अनामत। अब राजस्व अनामत में सामान्य अनामत, विशिष्ट अनामत और गुप्त अनामत। तो पहले अपने राजस्व अनामत के बारे में समझेंगे कि जो लाभ माल की खरीद बिक्री और धंधे की अन्य नियमित प्रवृत्तियों में से उपस्थित हुआ हो उसे राजस्व लाभ के रूप में जाना जाता है। कि राजस्व अनामत के अंदर धंधा के माल की जो खरीद बिक्री करते हैं, धंधे के अंदर से नियमित प्रवृत्तियों के द्वारा जो भी रकम उपस्थित की जाती है और उसमें से जो लाभ प्राप्त होता है उसे राजस्व लाभ कहा जाता है। राजस्व लाभ में से जो अनामत उपस्थित की जाती है उसे राजस्व अनामत कहते हैं। राजस्व अनामत धंधे की आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। राजस्व अनामत का उपयोग धंधे के आकस्मिक खर्च या नुकसान के भुगतान के लिए कर सकते हैं। राजस्व अनामत को 3 भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि सामान्य अनामत, विशिष्ट अनामत और गुप्त अनामत। यानी राजस्व अनामत क्या है कि खरीद बिक्री में से उपस्थित अनियमित प्रवृत्तियों में से उपस्थित होती है, उससे राजस्व लाभ के रूप में जाना जाता है। और जो अनामत रखी जाती है उसे अपने राजस्व अनामत कहते हैं। और ये धंधा की आर्थिक सुदृढ़ता बनाने के लिए उपयोगी है। और कभी कोई आकस्मिक नुकसान हो कि आर्थिक खर्च हो तो उसका भुगतान करने में सरलता रहती है। इसका 3 प्रकार है, सामान्य, विशिष्ट और गुप्त अनामत। अब सामान्य अनामत। सामान्य अनामत उपस्थित करने का उद्देश्य धंधे की आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने का है। इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। धंधे के किसी भी आकस्मिक खर्च, नुकसान, जिम्मेदारी अदा करने के लिए, डिविडेंड बांटने के लिए, बोनस शेयर देने के लिए, धंधे के भावी विकास के लिए सामान्य अनामत का उपयोग कर सकते हैं। यानी अपने सामान्य अनामत जो रखते हैं उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। धंधे में कोई भी आकस्मिक नुकसान हो, खर्च हो तो उसको चुकाने के लिए सामान्य अनामत का उपयोग कर सकते हैं। फिर डिविडेंड चुकाना हो कि बोनस शेयर देना हो तो सामान्य अनामत का अपने उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार सामान्य अनामत धंधे के लिए संकट समय की जंजीर समान है। सामान्य अनामत लाभ हानि खाते से उपस्थित किया जाता है। उसकी एंट्री अपने करने के सामान्य अनामत की प्रविष्टि क्या करेंगे, तो लाभ हानि वितरण खाता उधार सामान्य अनामत खाते का। अब विशिष्ट अनामत क्या है, जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए राजस्व अनामत लाभ हानि वितरण खाते से उपस्थित किया जाए तो उसे विशिष्ट अनामत या खास अनामत कहते हैं। यह अनामत उपस्थित करने का उद्देश्य शेयर धारकों को डिविडेंड बांटने के लिए करना, के डिबेंचर को पकने की तारीख को वापस करने के लिए आवश्यक रकम एकत्र करने का, या विनियोग की कीमत में से संभावित कमी का नुकसान सरबर करने के लिए, या जिस महत्व के लिए अपने अनामत रखी हो वो अनामत जिस उद्देश्य के लिए रखी हो और उस उद्देश्य पूर्ण हो जाने के बाद जो अनामत की बाकी रकम बचती है तो सामान्य अनामत खाते अपने ले जाते हैं। अब विशिष्ट अनामत उपस्थित करते समय उसकी हिसाबी प्रविष्टि तो क्या करेंगे कि लाभ हानि वितरण खाता उधार, डिविडेंड समतुला फंड खाते का, डिबेंचर वापसी निधि खाते का, विनियोग वृद्धि कमी फंड खाते का, कार्यक्रम अकस्मात मुआवजा फंड खाते, इसका उपयोग किया जाता है। अब उसके उदाहरण के अंदर जो विशिष्ट अनामत के उदाहरण, पहले तो डिविडेंड समतुला फंड। यह अनामत उपस्थित करने का उद्देश्य जिस वर्ष में शेयर धारकों को डिविडेंड बांटने के लिए लाभ पर्याप्त न हो उस वर्ष में या हानि के वर्ष में भी डिविडेंड का दर बनाए रखने के लिए डिविडेंड समतुला फंड का अपने उपयोग करते हैं। दूसरा के डिबेंचर वापसी अनामत के डिबेंचर वापसी फंड या डिबेंचर वापसी निधि के डिबेंचर कंपनी का दीर्घकालीन दायित्व जिसकी अवधि पूर्ण होने पर रकम वापस लौटानी पड़ती है। डिबेंचर वापसी लाभ में से देने के आश्रय से प्रतिवर्ष लाभ हानि वितरण खाते से कुछ रकम डिबेंचर वापसी निधि खाते ले जाई जाती है। तीसरा है कि विनियोग वृद्धि कमी फंड। जब विनियोग की बाजार कीमत घट गई हो या घटने की संभावना हो तब
लाभ हानि वितरण खाते से कुछ रकम विनियोग वृद्धि कमी फंड खाते ले जाया जाती है। विनियोग बेचने के बाद विनियोग की हानि इस अनामत में से घटाकर विनियोग वृद्धि कमी फंड अनामत खाते की बाकी सामान्य अनामत खाते अपने ले जाते हैं। कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत कि जब किसी कारीगर या कर्मचारी को काम के समय के दौरान धंधे के स्थल पर दुर्घटना के कारण घायल हो जाए, ऐसे संजोगों में उसे मुआवजा देने के उद्देश्य से यह अनामत उपस्थित किया जाता है। अब पांचवा है कि सिंगिंग फंड कि दीर्घकालीन कोई जिम्मेदारी चुकाने के लिए, ब्याज का नियमित भुगतान करने के लिए या स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए लाभ का कुछ भाग अलग रखकर जो अनामत उपस्थित की जाती है उसे अपने सिंकिंग फंड कहते हैं। जो दीर्घकालीन जिम्मेदारी, ब्याज चुकाना, नियमित भुगतान करने के कोई स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए लाभ में से कुछ भाग अलग रख के जो अनामत उपस्थित करते हैं तो उसे अपने सिंकिंग फंड कहते हैं। जैसे कि स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए घिसाई फंड, डिबेंचर वापस करने के लिए डिबेंचर वापसी अनामत खाते का उपयोग होता है। अब आर्थिक चिट्ठे में लिखा सामान्य अनामत और विशेष अनामत आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में अनामत और आदित्य के शीर्षक के अंतर्गत अपने दर्शाते हैं। अब गुप्त अनामत के धंधे की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने लाभ हानि वितरण खाते में दर्शाए बिना उपस्थित की जाती है तो उसे गुप्त अनामत कहते हैं। यानी कि धंधे की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने लाभ हानि वितरण खाते में दर्शाए बिना, लाभ हानि वितरण खाते में उसके असर दर्शाए बिना डायरेक्ट उपस्थित की जाए तो उसे गुप्त अनामत कहते हैं। अब गुप्त अनामत यह एक ऐसा अनामत है को जिसका अस्तित्व और जिसकी रकम आर्थिक चिट्ठे में या लाभ हानि वितरण खाते में दर्शाई नहीं जाती है। गुप्त अनामत को आंतरिक अनामत भी कहते हैं। अब गुप्त अनामत निम्न ऐसा उपस्थित कर सकते हैं। एक तो घिसाई का प्रावधान अधिक बताकर, अंतिम स्टॉक का मूल्य कम दर्शाकर, डूबोतरी अनामत आकस्मिकताओं के जरूरत से अधिक प्रावधान करके, पूंजी खर्च लाभ हानि खाते लिखकर, संभावित दायित्व वास्तविक दायित्व के रूप में दर्शाकर, वास्तव में हुए खर्च की अपेक्षा अधिक दर्शाकर, कुछ सामान्य अपवादों के अलावा गुप्त अनामत उपस्थित नहीं की जा सकती है। दूसरा है पूंजी अनामत। जो अनामत पूंजी लाभ में से उपस्थित की जाए और जिसका उपयोग सामान्य डिविडेंड बांटने के लिए न कर सके, ऐसी अनामत को पूंजी अनामत कहते हैं। यानी पूंजी अनामत किस में से, पूंजी लाभ में से उपस्थित की जाती है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, डिविडेंड बांटने के लिए न कर सके, ऐसी अनामत को अपने पूंजी अनामत कहते हैं। पूंजी अनामत के प्राप्ति स्थान एक तो स्थायी संपत्ति, विनियोग को बेचने से प्राप्त लाभ, स्थायी संपत्ति के पुनः मूल्यांकन का लाभ, कंपनी को शेयर डिबेंचर निगमित करते समय प्राप्त प्रीमियम, फिर कंपनी के जब्त हुए शेयर पुनः प्रकाशित करने के बाद शेयर जब्ती की बाकी रही हुई रकम, कंपनी के पंजीयन से पहले का लाभ, अधिमान अंश वापस करने के लिए उपस्थित किया गया पूंजी वापसी अनामत, डिबेंचर बट्टा से वापस करते समय हुआ लाभ। यानी पूंजी अनामत का उपयोग स्थायी संपत्तियों के विक्रय से होने वाले हानि को अपलिखित करने, ख्याति, प्राथमिक खर्च, शेयर डिबेंचर निगमित करते समय जो बट्टा दिया जाए, जैसे कि अदृश्य और अवास्तविक संपत्तियाँ अपलिखित करने के लिए, और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान हो तो बोनस शेयर देने के लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही प्रावधान किया जाता है कि बोनस शेयर देने का है तो ही कंपनी बोनस शेयर दे सकती है। अब पांचवा पॉइंट है अनामत फंड। सामान्यतः सामान्य अनामत की रकम कार्यशील पूंजी के रूप में धंधे में ही रहती है, परंतु यह अनामत की रकम धंधे के बाहर के विनियोग में लगाया जाए तो उसे अनामत फंड कहते हैं। कि सामान्य की रकम अपने कार्यशील पूंजी के रूप में धंधा में ही रखते, परंतु यदि अनामत की रकम धंधे के बाहर के विनियोग में लगाए जाए
तो उसे अनामत फंड कहते हैं। यह विनियोग सरलता से रोकड़ में रूपांतरित कर सके ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाता है। कंपनी केवल निम्नलिखित संजोगों में ही धंधे के बाहर की प्रतिभूतियों में अनामत का विनियोग कर सकती है कि जब धंधे में लाभकारक रूप में फंड का विनियोग संभव न हो, जब भविष्य में किसी निश्चित तारीख को अमुक रकम की आवश्यकता हो, तब दो ही अनामत फंड का दो ही उपयोग कर सकते। जब धंधे अबे अपने सामान्य अनामत फंड के अंदर जब धंधे में से लाभदायकता के रूप में फंड का विनियोग संभव न हो, तब जब भविष्य में किसी निश्चित तारीख को अमुक रकम की आवश्यकता हो, तब सामान्य अनामत और प्रावधान के बीच में अंतर। अब सामान्य और प्रावधान अपने पॉइंट लिख देना। उद्देश्य सामान्य उपस्थित करने का उद्देश्य धंधे की आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने या आकस्मिक खर्च का सामना करने के लिए। प्रावधान का पहचान सके ऐसी संभावित जिम्मेदारियों या नुकसान को अदा करने के उद्देश्य से प्रावधान किया जाता है। घिसाई का प्रावधान, डूबत ऋण का प्रावधान। किस खाते में अपने वितरण करेंगे, तो सामान्य अनामत लाभ हानि वितरण खाते में से उपस्थित किया जाएगा। प्रावधान लाभ हानि खाते में से उपस्थित किया जाता है। हिसाबी वर्ष के अंत में लाभ हो तो ही सामान्य अनामत का वितरण कर सकते हैं, और हिसाबी वर्ष के अंत में हानि हो तो ही सामान्य अनामत का करना। अब जो सामान्य लाभ हानि वितरण खाते में से उपस्थित किया जाता है, ने प्रावधान लाभ हानि खाते में से प्रावधान उपस्थित किया जाता है। हिसाबी वर्ष के अंत में लाभ हो तो ही सामान्य अनामत का वितरण स्वैच्छिक है, जबकि हिसाबी वर्ष के अंत में हानि हो तो भी प्रावधान करना अनिवार्य है। सामान्य का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, और जबकि प्रावधान का उद्देश्य और जिस उद्देश्य के लिए अपने प्रावधान किया गया हो उसी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर सामान्य अनामत का धंधे में से या धंधा के बाहर विनियोग कर सकते हैं, और प्रावधान का उपयोग धंधे में या धंधे के बाहर विनियोग में नहीं कर सकते हैं। सामान्य अनामत का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते हैं। प्रावधान का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए नहीं कर सकते हैं। और सामान्य अनामत आर्थिक चिट्ठे में पूंजी दायित्व पक्ष में अनामत आदित्य के शीर्षक के अंतर्गत दर्शा सकते हैं, और प्रावधान को आर्थिक चिट्ठे में पूंजी दायित्व पक्ष में प्रावधान के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। संपत्ति के सामने का प्रावधान संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति में से घटाकर दर्शाते हैं। अब सामान्य अनामत और पूंजी अनामत के बीच अंतर कि सामान्य अनामत लाभ हानि वितरण खाते में से उपस्थित किया जाता है, जब पूंजी अनामत धंधे की पूंजी लाभ में से उपस्थित हो सकता है। पूंजी लाभ की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाते हैं। सामान्य अनामत का उपयोग किसी भी उद्देश्य जैसे कि धंधे के विकास के लिए, डिविडेंड बांटने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना करने के लिए कर सकते हैं। और पूंजी अनामत का उपयोग स्थायी संपत्ति के विक्रय, पुनः मूल्यांकन की हानि अभिलिखित करने के लिए, ख्याति, प्राथमिक खर्च, शेयर, डिबेंचर निगमित करते समय बट्टा जैसी अदृश्य और अवास्तविक संपत्तियों को अभिलिखित करने के लिए कर सकते हैं। सामान्य का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए। सामान्यतः पूंजी अनामत का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विशिष्ट संजोगों में विशेष बातों के अधीन पूंजी अनामत में से डिविडेंड चुका सकते हैं। सामान्य का उपयोग बोनस शेयर बांटने के लिए कर सकते हैं। पूंजी अनामत का उपयोग बोनस शेयर बांटने के लिए नहीं कर सकते हैं। कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान हो तो शर्त के अधीन बोनस शेयर देने के लिए अपने पूंजी अनामत का उपयोग कर सकते हैं। इस चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। उसका स्वाध्याय पूर्ण कर लेने का